दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के संबंध में। इसमें हम मनुस्मृति तथा इसमें वर्णित प्रमुख राजनीतिक विचार, राजा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, विदेश नीति तथा मनुस्मृति में वर्णित दंड व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम रेखांकित करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के प्रमुख विचारों के बारे में। दोस्तों धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाओं में विभाजित हिंदू कानूनी साहित्य में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से धर्मशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हिंदू कानूनी शास्त्र जो है विधि शास्त्र, ये धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाओं में विभाजित है और इसमें राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से धर्मशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी धर्मशास्त्र हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानव धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति का है और इसके रचयिता मनु हैं। मनु को वैदिक सभ्यता का समकालीन माना जा सकता है और इनका काल ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व का है। पौराणिक दृष्टि से मनु को मानवता का प्रथम शिक्षक माना जाता है, जिसने समाज में मनुष्य के ज्ञान को महर्षि भृगु के सामने प्रकट किया था। मनुस्मृति दोस्तों मनु द्वारा रचित ग्रंथ है और ये व्यापक आयाम वाला ग्रंथ है। इसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है और इसमें 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। कुछ पुस्तकों में 2685 श्लोक भी आते हैं। मनुस्मृति को मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र या मानव शास्त्र भी कहा जाता है। दोस्तों मनुस्मृति के रचयिता मनु को मानव जाति का प्रथम पुरुष या जनक, पृथ्वी का प्रथम राजा और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मुगल शासक शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह का कथन है, ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है और जिसको यहूदी, ईसाई और मुसलमान जो हैं आदम के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों पश्चिमी शक्तिवादी विचारक नीत्शे हैं जर्मनी के और इनका कहना है कि मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। मनुस्मृति दोस्तों मूल रूप से धर्मशास्त्र पर लिखा गया प्रबंध है, जिसमें राज्य शास्त्र का भी विवेचन कहीं कहीं किया गया है। मनुकालीन भारत में धर्म ही संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक और नैतिक व्यवस्था का मूल आधार था और जो भी विचार और दर्शन था वो सब धर्म से ही अनुप्राणित था। गांधी जी ने इस संबंध में लिखा है कि धर्म से रहित राजनीति मृत्यु का जाल है या फंदा है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद याद रखिएगा 1794 में सर विलियम जोन्स ने किस नाम से, आर्डिनेंसेज ऑफ मनु के नाम से किया था। मनुस्मृति का दार्शनिक आधार न तो आदर्शवाद और न ही भौतिकवाद है, बल्कि दोनों का अस्तित्व इसमें एक साथ है। आइए सबसे पहले मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक विचारों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये हमारे विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मनु का मानना है कि राज्य का आधार जो है वो धर्म और दंड है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है। इसका अर्थ धारण करना होता है और इसका तात्पर्य वे सभी गुण, तत्व, नियम और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें प्रत्येक मानव को धारण करना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों और स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो प्राचीन काल में जो धर्म था वो सभी प्रकार की धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था का आधार था और इसमें धर्म के अंतर्गत कर्म भी शामिल था, जिसमें मनुष्यों के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। धर्म राज्य का मूल आधार है और राज्य का अस्तित्व धर्म के प्रवर्तन के लिए है। दोस्तों आप जान लीजिए, राज्य को ऐसी संस्था माना गया है जो धर्म आधारित मानदंडों को स्थापित करती है,
जहाँ राज्य का मुख्य आधार बिंदु धर्म है, वहीं धर्म भी राज्य पर अवलंबित है, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही धर्म की सुरक्षा संभव है। मनु ने धर्म, अर्थ और काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, याद रखिएगा। मनुस्मृति में राज्य, शक्ति और संप्रभुता को दंड कहा गया है, याद रखिएगा। और दंड राज्य की ऐसी भौतिक और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है जो अपने बाध्यकारी शक्ति द्वारा धर्म के मानदंडों को समाज में लागू करवाता है। तो इस तरह से धर्म, राज्य और दंड परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। राज्य धर्म तथा धर्म राज्य और दंड पर निर्भर है, और दंड धर्म यानी विधि का सहाय है, उसके ऊपर नहीं है। मनुस्मृति में जो दंड वर्णित है वही राज्य शास्त्र या आधुनिक शब्दावली में संप्रभुता है। दंड जो है सर्वोपरि सत्ता है। राज्य दंड का स्वामी ही नहीं बल्कि अभिकर्ता मात्र है। स्वयं राजा जो है वो दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है। दंड का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, और दंड का दुरुपयोग किए जाने पर यह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। दोस्तों, मनु का कहना है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड प्रयोग इहलोक में राजा की अपकीर्ति और परलोक में नरक गमन का कारण बनता है। इसलिए राजा को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध और नीति विरुद्ध हो। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में शासन के सिद्धांतों को दंड नीति की संज्ञा दी गई है, और मनु के अनुसार दंड ही प्रजा पर शासन करता है। राजा तो दंड के प्रयोग का माध्यम है। मनु का कथन है कि जब सब लोग निद्रा मग्न होते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है। कौटिल्य का भी कहना है कि दंड नीति अलब्धार्थी लब्ध परिरक्षित रक्षित विवर्धिन, यानी दंड नीति अप्राप्त को प्राप्त करती है, प्राप्त की रक्षा करती है और रक्षित में वृद्धि करती है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पाश्चात्य विचारकों में थॉमस हॉब्स ये दंड के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा पत्र जो हैं वो शक्ति की नींव पर न टिके हों, वे कोरे शब्दजाल हैं जो मानव की सुरक्षा में सर्वथा असमर्थ हैं। तो जो मनु का दंड सिद्धांत है उसका फलक काफ़ी विस्तृत है, और दंड ही जो है राज्य और धर्म का आधार माना गया है। राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का या राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन विचारकों में चाहे भीष्म हो, कौटिल्य हो, मनु हो, इन सभी लोगों ने राजा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत वर्णित है, और उसमें कहा गया है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर मत्स्य न्याय की समाप्ति और कानून और व्यवस्था सृजन करने के लिए राजा की व्यवस्था की। मनुस्मृति में राज्य की नहीं बल्कि राजा के उत्पत्ति का वर्णन है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। मनु के अनुसार राजा जो है सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि यानी सृष्टि की 8 महत्वपूर्ण दैवी शक्तियों और तत्वों से निर्मित है। सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, इंद्र से प्रभुत्व, कुबेर से धन, चंद्रमा से आनंद, वरुण से शीतलता, पवन से तीव्रता और अग्नि से राजा को ताप मिला है। राजा के साथ दिव्य और दैविक शक्ति का जो संयोग है वो निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है। ऐसा राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि प्रजा के प्रति। मनु कहते हैं कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। भूल से भी राजा का अपमान या विरोध नहीं करना चाहिए। प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक है। तो इस दृष्टि से मनु पर प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक यानी डिक्टेटर या पूर्ण सत्ताधारी एब्सोल्यूट अथॉरिटी बना दिया है, जिसमें प्रजा का पावन कर्तव्य है राजा के आगे नतमस्तक होना। केपी जायसवाल, उनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स 1967
इसमें उन्होंने लिखा है कि मानव धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत स्थापित करके और राजत्व में देवत्व का आरोपण करके राजा को निरंकुश तंत्र के लिए संभावित अनुमति पत्र दे देता है। तो जिस तरह की शक्तियां राजा को प्राप्त हैं मनुस्मृति में, वो उसे अधिनायकवादी बना देती हैं। दोस्तों, मनुस्मृति की बजाय शुक्र नीति और महाभारत के शांति पर्व में ज़्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शुक्राचार्य के अनुसार प्रकृति के 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान राजा। इसमें सतोगुण प्रधान राजा ही दैवीय उत्पत्ति वाला है और उसकी सत्ता निर्विवाद है। रजोगुण वाला राजा जो मानव अंश वाला है और तमोगुण वाला राजा असुर अंश वाला राजा है। इन दोनों राजाओं का विरोध हो सकता है, जबकि मनु इतने आदर्शवादी हैं कि वे राजा को सिर्फ सतोगुणी ही मानते हैं। महाभारत में दोस्तों यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई राजा प्रजा की रक्षा करने और धर्म के अनुसार शासन संचालन में असमर्थ है तो प्रजा को चाहिए कि वह उसे पागल कुत्ते की तरह मार दे, परंतु आचार्य मनु राजा का वध या उसके प्रति विद्रोह की आज्ञा नहीं देते। अगर हम आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की भाषा में कहें तो मनु बल प्रयोग यानी शक्ति को राज्य का आधार मानते हैं। इस संदर्भ में हम मनु की तुलना इटालियन विचारक निकोलो मैकियावेली या टॉमस अब्स से कर सकते हैं, जो शक्तिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। मनु के जो राजनीतिक विचार हैं वो हाब्स के विचारों से ज़्यादा साम्यता रखते हैं। अगर हम आज के समय में मिलान करें, राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की दशा को हाब्स प्राकृतिक दशा या स्टेट ऑफ नेचर कहते, तो आचार्य मनु अराजकता की स्थिति यानी स्टेट ऑफ एनार्की कहते हैं। दोनों ही विचारक प्रजा की रक्षा के लिए सारे अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंप देते हैं और पूर्ण सत्तावाद का समर्थन करते हैं, लेकिन मनु ने राजा को धर्म के अनुशासन में रखा है। ऐसा अनुशासन प्लेटो, मैकियावेली और हाब्स तीनों के प्रभु सत्ताधारियों पर नहीं है। दोस्तों, अगर हम उच्च चरित्र और ज्ञान साधना की दृष्टि से देखें तो मनुस्मृति का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा के तुल्य होगा, लेकिन मनु का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा की तरह प्रबुद्धशील, निरंकुश या विवेकशील अधिनायकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि मनु का राजा धर्म के अधीन है, यानी वह प्रचलित कानूनों से बंधा हुआ है। मनु का ये भी मानना है कि राजा स्वयं उस कानून के अधीन है जिसे राजा ने नहीं बल्कि विद्वानों ने बनाया है, जबकि प्लेटो का दार्शनिक राजा कानून से ऊपर है और उस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। धर्म के अधीन होने के कारण मनु का राजा फ्रांस के राजा लुई 14वां की तरह यह नहीं कह सकता कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। मनु का राज्य सैनिक और पुलिस राज्य नहीं, बल्कि यह विकेंद्रीकृत और लोक कल्याणकारी राज्य है। राजा के कर्तव्यों को वर्णित करते हुए मनु कहते हैं कि राजा का जो मुख्य कर्तव्य है वो प्रजा की रक्षा करना, यानी प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है और प्रजा जन या जन कल्याण तथा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा भी राजा के कर्तव्यों में शामिल है। आइए राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करें। तो दोस्तों, राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कई विचारकों के द्वारा वर्णित है। मनु का राज्य एक सावयवी और जैविक राज्य यानी ऑर्गेनिक स्टेट है। ऐसा राज्य जिसकी तुलना एक ऐसे जीवित प्राणी से की जाए जिसके विभिन्न अंग हों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति और अनेक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन दिया है, लेकिन इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक हम मनु को मान सकते हैं। मनु राज्य के अंगों यानी घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी राज्य के जो है 7 अंग या 7 प्रकृतियां हैं। तो इसमें क्या क्या है? स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और सुहृद यानी मित्र। तो स्वामी राजा को वो कहता है, अमात्य यानी मंत्री, पुर जो है किला, परकोटा या राजधानी, राष्ट्र यानी राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता, ये कौटिल्य के जनपद के समतुल्य है। कोष को खजाना और राजकोष, दंड यानी राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति यानी सेना,
और सुहृद यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के सहायक या मित्र देश। तो मनु के अनुसार स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, पुर, कोश, दंड और सुहृद यानी मित्र ये राज्य के 7 प्रकृति या तत्व हैं। मनुस्मृति के अनुसार ये प्रकृतियां क्रमिक है यानी इनका महत्व क्रमानुसार है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी है, फिर अमात्य और उसके बाद अन्य अंग। सप्तांग सिद्धांत के बाद आइए मनुस्मृति के विदेश नीति संबंधी विचारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, परराष्ट्र नीति के संदर्भ में मंडल सिद्धांत, साठगुण्य नीति और 4 उपायों की चर्चा कर सकते हैं। मंडल सिद्धांत में विजिगुइस या विजय प्राप्त करने वाले राजा को केंद्र बिंदु मानकर कुल 12 राज्यों वाला होता है मंडल, और ये कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के समतुल्य है। साठगुण्य नीति क्या है? तो इसमें 6 लक्षण हैं। यह कूटनीति और राज्य शिल्प यानी डेमोक्रेसी एंड स्टेट क्राफ्ट का उदाहरण है, और इस नीति के अंतर्गत ये बताया जाता है कि अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे देश के प्रति की नीति किस प्रकार अपनाई जानी चाहिए। साठगुण्य नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। साठगुण्य नीति के 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? तो संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। संधि जो है ये 2 समान शक्तिशाली राजाओं के बीच होने वाला समझौता है। विग्रह तो ये संधि का विलोम है। इसमें कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, कभी भी युद्ध हो सकता है। यान या अभियान ये वास्तविक युद्ध और आक्रमण को कहा जाता है। आसन तो ये तटस्थता की नीति है जिसमें शत्रुओं को आपस में लड़ने दिया जाए और अपने तक आँच न आने पाए। और संश्रय दोस्तों, इस नीति के तहत दुश्मन से पीड़ित राजा अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए अन्य शक्तिशाली राजा की शरण लेता है। और द्वैधी भाव के संदर्भ में मनु और शुक्र का तात्पर्य एक है। वह नीति जिसके तहत सेना के 2 भाग किए जाते हैं। एक भाग सेनापति के नेतृत्व में युद्ध मैदान में जाता है, वहीं दूसरा राजधानी की सुरक्षा में राजा के नियंत्रण में रहता है। दोस्तों, कौटिल्य की साठगुण्य नीति के अंतर्गत द्वैधी भाव का अर्थ एक राजा से शांति की संधि करके दूसरे के साथ विग्रह की नीति अपनाना है। और उपाय क्या है? तो विदेश नीति के सफल संचालन के लिए मनु जो साधन या तरीका अपनाने की बात करते हैं उसे उपाय कहा जाता है। और उपाय 4 हैं: साम, दाम, दंड और भेद। तो साम कंसिलिएशन यानी शांति की नीति, अपने से शक्तिशाली राजा के प्रति समझाने बुझाने वाली नीति उपयुक्त होती है। दाम यानी धन या उपहार के माध्यम से शक्तिशाली राजा को तुष्ट करना। भेद यानी राजाओं में आपस में फूट डालना और शत्रु राज्य के पदाधिकारियों में फूट डालना। और दंड यानी बल प्रयोग या युद्ध, ये अंतिम उपाय है यानी इसका उपयोग सबसे अंत में करना चाहिए जब बाकी 3 उपाय सार्थक न सिद्ध हों। दोस्तों, निर्बल राजा को साम और दाम के उपाय काम में लेने चाहिए, जबकि बलशाली राजा को दंड और भेद की नीति से बहुत लाभ होगा। मनुस्मृति की चर्चा जिन महत्वपूर्ण मुद्दे पे होती है उसमें मनुस्मृति की दंड व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था प्रमुख हैं। तो सबसे पहले दंड व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मनु ने दंड व्यवस्था के तीनों सिद्धांत निरोधात्मक, सुधारात्मक और परिशोधनात्मक का समन्वय किया है। और मनु की दंड व्यवस्था अरस्तु की दंड व्यवस्था की तरह समतावादी नहीं। समान अपराध के लिए ब्राह्मण कम दंड का जबकि शूद्र ज़्यादा दंड का अधिकारी होता है, जबकि तार्किक रूप से ब्राह्मण को शूद्र की तुलना में कठोर दंड मिलना चाहिए क्योंकि वह ज्ञानवान और बुद्धिजीवी होने के बावजूद अपराध करता है, जबकि शूद्र अज्ञानतावश ऐसा करता है। इस तरह मनु की न्याय और दंड व्यवस्था विभेदीकृत व्यवस्था है। मनु ने पुरुषों की बजाय स्त्रियों के लिए हल्के दंड का विधान किया है और उन्होंने दंड के 4 प्रकार बताए हैं: वाग दंड यानी डांटना फटकारना, धिक दंड यानी धिक्कारना, आर्थिक दंड या जुर्माना, या बध दंड जिसमें शारीरिक ताड़ना और प्रताड़ना शामिल हैं।
मनु का राजनीतिक अर्थशास्त्र तो राज्य संचालन के लिए कोष की महती आवश्यकता है। मनु ने खजाना भरने के 4 प्रकार बताए हैं और किस तरह से कर लगाया जाए उसकी बात की है। और जो कर हैं 4 प्रकार के कर वो बलि, शुल्क, दंड और भाग हैं। बलि ये कर भूमिपतियों पर लगाया जाता था। शुल्क ये चुंगी के समान था, व्यापारिक वस्तुओं पर। दंड अपराधों पर लगाया गया जुर्माना। और भाग यानी भूमि कर यानी लगान होता था। मनु के अनुसार जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी अपने खाद्य थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। दंड व्यवस्था के बाद आइए सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के 2 प्रमुख अंग हैं, एक वर्ण व्यवस्था, दूसरी आश्रम व्यवस्था। मनु की वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्ण व्यवस्था श्रेणीबद्धता, असमानता और अमानवीयता की पोषक है। इसमें ब्राह्मण वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है, शूद्र को निम्नतम स्थान दिया गया है और मनुशूद्रों के लिए अपपात्र यानी वे लोग जिनके पात्र का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, उस शब्द का प्रयोग किया है। मनु समर्थित यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक समरसता और समानता की पूर्ण अवहेलना करती है, क्योंकि ये कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित है। यानी जिस व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में होता है वो आगे उसी वर्ण में आगे जाता है, कर्म चाहे उसका अच्छा हो या बुरा। मनु जो है कर्म पर आधारित व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। मनु दासत्व को शूद्र की स्वाभाविक नियति मानते हैं और मनु के अनुसार यदि स्वामी मुक्त भी कर दे तो शूद्र दासत्व से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है। मनु के विचार से तो अरस्तु के विचारों के समतुल्य हैं कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मालिक और कुछ दास बनने के लिए पैदा हुए हैं। जिस प्रकार अरस्तु जातीय पक्षपात करता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, उसी प्रकार मनु का मानना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की दासता का निषेध है। दंड, न्याय, न्यायिक प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व का निषेध, इन सभी प्रसंगों में मनु ने शूद्रों के प्रति घोर असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया है। मनु ने इस वर्ण को शिक्षा से भी वंचित किया है और मनुस्मृति में एक स्थान पर लिखा है, यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। और आप जान लीजिए, इसी कारण दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, इनको आधुनिक मनु कहा जाता है, इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण इन्होंने मनुस्मृति को जलाकर मनुवाद का विरोध किया था। मनु की सामाजिक व्यवस्था काफ़ी कुछ प्लेटो की समाज व्यवस्था से मिलती जुलती है। प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। आप सभी जानते हैं दार्शनिक वर्ग ब्राह्मण के समतुल्य, क्षत्रिय वर्ग सैनिक के समतुल्य और उत्पादक वर्ग वैश्य के समतुल्य है। प्लेटो ने चौथे वर्ग दास का वर्णन ही नहीं किया, वहाँ मनु ने शूद्र के रूप में उनका वर्णन किया है। मनु प्लेटो के विपरीत क्षत्रियों को राजसत्ता सौंपता है, जबकि प्लेटो दार्शनिक वर्ग यानी ब्राह्मण को। दोस्तों, कार्ल पापर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज। इसमें वो मनु का वर्णन करना भूल गया, क्योंकि मनु भी एक बंद और प्रगतिवादी समाज की प्रतिगामी व्यवस्था का प्रणेता है। दोस्तों देखिए, मनु प्लेटो के विपरीत स्त्रियों को 2यम दर्जे का मानता है, जैसा कि अरस्तु मानता है। हालांकि मनुस्मृति में एक विरोधाभासी वाक्यांश मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन बाकी विचारों में मनु स्त्री को शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक भूमिका से वंचित करता है। और इस तरह मनु घोर यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी विचारक हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री, पुत्र और शूद्र तीनों सदा संपत्ति विहीन ही होते हैं, इनकी संपत्ति इनके पालनकर्ता की होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मनु से संबंधित विचार। इसमें हमने मनुस्मृति, इसमें वर्णित प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचार और राजा की उत्पत्ति तथा दंड और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाना। साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी चिन्हांकित किया है जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
और किस तरह से प्लेटो, अरस्तु और कौटिल्य से तुलना करते हुए मनु के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन भी करने का प्रयास किया गया है, जो आपकी समझ को भी विकसित करने में सहायक होगा। तो आज का ये वीडियो रहा, ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।